The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. रशिया और यूक्रेन युद्ध के बाद जो न्यूज़ सबसे ज़्यादा चर्चा में रही वो है फीफा वर्ल्ड कप इवेंट विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय कतर। और शायद ज़्यादातर लोगों को इस इवेंट के पीछे लगाए गए अरबों रुपए के बारे में पता होगा, फिर भी हम आपको इसके बारे में बता देते हैं कि 2010 में फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए साउथ अफ्रीका ने लगभग 3.6 बिलियन डॉलर और 2014 में ब्राज़ील ने लगभग 15 बिलियन डॉलर और 2018 में रशिया ने लगभग 11.6 बिलियन डॉलर खर्च किए थे। लेकिन कतर ने फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए लगभग 220 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कतर जो कि एक रेगिस्तान है जहां दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रात में लगभग 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, लेकिन कतर गवर्नमेंट ने यह मानते हुए कि फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे सेंसेशनल गेम है, ने 7 नए स्टेडियम, नए रोड्स, अनगिनत होटल्स और एयर कंडीशनिंग फॉर ईच स्टेडियम एंड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ इसलिए बनवाया ताकि वह फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट कर सके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फीफा को होस्ट करना या फिर अनलिमिटेड पैसे लगाना जरूर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा, तभी कोई देश इतना पैसा खर्च कर सकता है। वेल, होस्टिंग ओलंपिक एंड फीफा इज कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि जो कंट्री फीफा और ओलंपिक को होस्ट करती है उसे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को खुद ही पे करना होता है, और जो फीफा में जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, चाहे वो टिकट से हो चाहे एडवर्टीजमेंट से हो, वो सारी की सारी मनी फीफा के पास जाती है। 2014 में ब्राज़ील द्वारा होस्ट किए गए स्टेडियम को अब एज ए बस डिपो यूज़ किया जाता है, और कतर 220 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने के बाद भी लगभग 20 से 25 बिलियन डॉलर ही रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा। सवाल ये उठता है कि कतर इतना पैसा खर्च क्यों कर रहा है जबकि रिटर्न में उसे सिर्फ 15 से 20 बिलियन डॉलर ही मिलेंगे। क्या इसके पीछे कतर का कोई हिडन प्रोपेगेंडा है? कतर की इकॉनमी सिर्फ और सिर्फ तेल के आयात पर निर्भर है। यदि हम कतर की जीडीपी की बात करें तो 60% ऑफ द जीडीपी कम्स फ्रॉम ऑयल एंड गैस। एज वी ऑल नो कि दिन प्रतिदिन क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, पेट्रोलियम और गैस भी खत्म हो रहा है। ऐसे में यदि ब्रिटिश पेट्रोलियम के इस ग्राफ की बात करें तो इस समय हम डेली ऑयल कंजप्शन के पीक पर हैं, और दुनिया के पावरफुल नेशंस 2050 तक जीरो एमिशंस के लक्ष्य पर हैं। तब ऑयल डिमांड अराउंड 75% कम हो जाएगी, क्योंकि अब रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी की कीमतों में ज़्यादा गिरावट आ रही है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी इसकी कीमतों को सब्सिडाइज कर रही है। मतलब कतर 2050 के बाद तेल पर निर्भर नहीं रह सकता, जो कि कतर की पहली प्रॉब्लम है। और अब यदि हम सेकेंड प्रॉब्लम की बात करें तो वो है कतर की लोकेशन। इस समय कतर यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट से घिरा हुआ है, और कतर सिर्फ और सिर्फ इसलिए सरवाइव कर रहा है क्योंकि उसे यूएस यानी कि अमेरिका उसे सिक्योरिटी की गारंटी दिया हुआ है। और आज से 20-30 साल बाद जब तेल की वैल्यू कम हो जाएगी, अन्य देशों की डिमांड कम हो जाएगी, यानी कतर के पास पैसे कम हो जाएंगे, तो अर्थात यूएस जो है अपनी गारंटी अगर वापस ले लेगा, तब पड़ोसी देशों को कतर पे कब्जा करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि कतर के पास सिर्फ 20 से 25 हज़ार की आर्मी है। और यही एक वजह भी है कि फीफा की सिक्योरिटी के लिए उन्हें पाकिस्तान से आर्मी बुलानी पड़ी थी। यदि हम दुबई की बात करें तो हमारे जहन में आलिशान इमारतें, खूबसूरत शहर आता है, और यदि हम न्यूयॉर्क की बात करें तो हमारे जहन में मेडिसन स्क्वायर गार्डन आता है। बट यदि हम कतर की बात करें तो हमारे दिमाग में क्या आता है? कुछ नहीं, या ऊँट या रेगिस्तान। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अर्थात कतर के पास भविष्य में 3 प्रॉब्लम आने वाली है। पहली प्रॉब्लम कि तेल पर से अपनी निर्भरता को कम करना, दूसरी प्रॉब्लम कि सिक्योरिटी गारंटी को लंबे समय तक बनाए रखना, और तीसरी प्रॉब्लम कि विदेशी निवेशकों के बीच में अपनी छवि बनाए रखना, क्योंकि जब तक विदेशी निवेशक अपने देश में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कतर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक कतर के पास पैसे नहीं आएंगे। तो सवाल ये है कि कतर इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करने वाला है, इसका संबंध फीफा वर्ल्ड कप से कैसे है? वेल, इसका आंसर कहीं न कहीं छिपा हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं स्पोर्ट्स वॉशिंग। यह एक ऐसा तरीका है जिससे कोई देश अपनी इमेज को इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने पॉजिटिव दिखाना चाहती है, और इन अदर वर्ड वी कैन से अ टूल ऑफ प्रोपेगेंडा। और यह सिर्फ कतर ने ही नहीं, बल्कि ये सेम स्ट्रेटजी 1936 में हिटलर के द्वारा भी यूज की गई थी। The city of Berlin was awarded the auspicious task
of hosting the 1936 Summer Olympic Games. It would be the first time a host nation would project its political ideology and power onto the world. The German athletes were soldiers on the propaganda battlefield. Berlin is cleaned up. Anti-Jewish signs were removed. Everything was done to create the impression that this was a hospitable climate. No one could have predicted was that these games would be used as a tool for some of the slickest propaganda by one of the most tyrannical regimes the world has ever seen. शायद आपको पता होगा कि 1923 में एक यूएस डॉलर 160 मार्क्स के बराबर था। मार्क्स जर्मनी की एक करेंसी है, लेकिन साल के अंत तक जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी कि एक डॉलर इक्वल टू 4.2 ट्रिलियन मार्क्स के बराबर हो गया था और लोगों को भूखमरी बेरोजगारी से जूझना पड़ा था। लेकिन अगले 10 सालों में जर्मनी ने अच्छी प्रोग्रेस की और वो अब दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि नया जर्मनी कैसा दिखता है। लेकिन इसी बीच में 1933 में हिटलर सत्ता पर काबिज हो जाता है और आप सभी जानते होंगे कि हिटलर अपनी तानाशाही के लिए दुनिया में विख्यात था। अतः हिटलर ओलंपिक को एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है जिससे उसके प्रोपेगेंडा को दुनिया के हर एक एंगल तक पहुंचाया जा सके। और वो प्रोपेगेंडा थे, पहला, नया जर्मनी हिटलर के शासन में कैसा दिखता है। दूसरा, दुनिया को ये दिखाना कि हिटलर की तानाशाही अन्य देशों से बेहतर है। और तीसरा, नए निवेशकों से रूबरू होना। इसके लिए हिटलर ने ओलंपिक सेरेमनी में शांति संदेश के लिए सैकड़ों पिजन्स भी छोड़े थे। 1936 ओलंपिक को पहली बार टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया गया था, अर्थात यह एक पावरफुल प्रोपेगेंडा था जिसके लिए हिटलर ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। काले खिलाड़ियों के साथ अच्छा व्यवहार हो रहा था ताकि जब वो अपने घर, अपनी कंट्री जाएं, तब यह समानता व सुविधा की खबरें पूरी दुनिया में फैल जाए। उस वक्त मीडिया एंड न्यूज़पेपर में पॉजिटिव न्यूज़ दिखाई गई थी। यह एक स्पोर्ट्स वॉशिंग का एक छोटा सा उदाहरण था। आप लोगों को जो दिखाएंगे, लोग उसके बारे में ही बात करेंगे, उसके बारे में ही सोचेंगे और उसके बारे में ही लिखेंगे। कुछ ऐसा ही किया है कतर ने। जैसे कि जर्मनी ने अपने डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लोगों के बीच में एक ओलंपिक के माध्यम से प्रेजेंट किया ताकि लोग अपने आप को, पैसों को जर्मनी में इन्वेस्ट करें, ताकि लोग अपने थॉट्स बदलें। सेम कतर भी यही चाहता है कि वी आर नॉट एनी डेजर्ट, वी आर अ फुली डेवलप्ड कंट्री विद ईच एंड एवरी फैसिलिटीज, ताकि लोग अपने थॉट्स बदलें और अपने मनी को, अपने आप को कतर में इन्वेस्ट करें। और जैसे कि रशिया ने 2018 में अपने वॉर प्रोग्रेशन को फीफा वर्ल्ड कप की पब्लिसिटी में खत्म करने की कोशिश की थी, कुछ वैसे ही कतर भी 2022 के फीफा में अपने सारे पापों को धो देना चाहता है। कतर फीफा को एक एक्सपो की तरह प्रेजेंट कर रहा है ताकि जो रिच इन्वेस्टर्स हैं, जो अमीर निवेशक हैं, वो कतर में आए, उनके डेवलपमेंट को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के उसके देश में अपने पैसे को निवेश कर सकें। इसके लिए इनकम टैक्स की छूट, इंपोर्ट टैक्स में छूट, जमीन उपलब्ध कराना इत्यादि जो भी कतर गवर्नमेंट कर सकती है वो कर रही है ताकि अगले 5 साल में कैश फ्लो को तेजी से बढ़ाया जा सके। इसलिए कतर फीफा वर्ल्ड कप को एज अ अपॉर्चुनिटी यूज कर रहा है ताकि वो अपनी इमेज को बदल सके, खुद को सिक्योर कर सके और अधिक से अधिक इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके। और इसमें ये कितना सफल होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसके साथ साथ कतर अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का गठन किया है, जो ये डिसाइड करता है कि कतर के लोगों की मनी को कहाँ इन्वेस्ट करना है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि यूके की 15 स्काई टावर्स में 34% शेयर कतर के हैं। कतर पेरिस सेंट जर्मन क्लब को ओन करता है। कतर ने लंदन हिथ्रो एयरपोर्ट, सेंट पीटर्सबर्ग एयरपोर्ट, फॉक्सवैगन, बैंक ऑफ अमेरिका, यहाँ तक कि उबर में भी कतर के अच्छे खासे शेयर हैं। और आप सभी लोग जानते होंगे कि किसी अदर कंट्री में प्रॉपर्टी, लीग्स, एयरपोर्ट, क्लब्स में इन्वेस्ट करने से कतर उस देश की पॉलिसी को अपने फेवर में कर सकता है, बदलाव करा सकता है। अर्थात कतर अपनी पूरी कोशिश से अपने भविष्य को एक सुनहरे कल में बदलने की कोशिश कर रहा है, या फिर हम ये कहें कि कतर अपने अभिशाप को वरदान में बदलने की पूरी जी तोड़ मेहनत कर रहा है। अगेन, इम्पैक्ट क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा।